पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, डॉक्टर बनने का कहाँ से मन में आया कि डॉक्टर बनना है? तो 10वीं तक तो ऐसा कुछ था नहीं। जी। मैं बायो लिया था गणित से बचने के लिए। तो मैं अपने आप को मैं बोलूँगा कि मैं एक एक्सीडेंटल डॉक्टर हूँ। हाँ, मैं चाहता नहीं था बनना लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपन हो गए। 10वीं बाद 11वीं 12वीं किए फिर। तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बेकाहारा, उसकी जवाबदारी, बहुत से लोग आते होंगे, बहुत से दिन भर बहुत हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? तो कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे लिए बर्डन है कि मेरे पास इतने ज़्यादा मरीज लोड हो गए। मैं कभी भी काम के लिए पीछे नहीं हटा। मेरे को जितने भी मेरे सीनियर काम देते गए गवर्नमेंट में जब मैं था, तो हाँ सर हो जाएगा। साइलेंट अटैक के केसेस आ रहे हैं और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं, उसमें कैसे डील करते हैं? क्योंकि लोगों को जब वो चीज होती है उनको पता भी नहीं होता। देखिए, कोई भी बीमारी का सबसे पहला रीज़न होता है आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। सबसे पहला जी। आप क्या खाए हैं एक हफ्ता पहले या फिर एक साल से क्या खाते आ रहे हैं। तो जो हमारा जो हार्मोन लेवल है जो दिन में आता है और रात में डाउन हो जाता है, ऐसा उसको हम इम्बैलेंस कर दिए हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, फिर यही स्ट्रोक आ रहा है, हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। आप देखिए, गांव में एक बकरी चलाने वाले को कभी भी हार्ट अटैक नहीं सुनेंगे। 1% लोगों को सुनोगे आप। हम देख रहे हैं आम जन जो होते हैं, कभी बुखार आ गया या सर दर्द हो रहा है, बहुत जल्दी ना दवाइयों पे निर्भर हो गए हैं। अपने मन से जाते हैं, मेडिकल स्टोर से जो मन आता है वो खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये कितना सही है? तो रोज कोई भी दवाई खाएंगे तो वो हीट करेगा और आपके शरीर को यूज्ड हो जाएगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। आज क्या हो रहा है, हम कोई मरीज आता है हमारे पास कोई भी कंप्लेन लेके, उसको इन्फेक्शन रहता है, हम उसका जांच कराते हैं, कोई भी दवाई उसको काम नहीं कर रहा है, एंटीबायोटिक। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का उज्जवल भूमि में। हर बार हम किसी एक नए डॉक्टर के साथ आते हैं और उस डॉक्टर से जानते हैं किसी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में, लेकिन आज जो हमारे साथ डॉक्टर हैं, जो बोला जाता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है, वो बिल्कुल उसी चीज़ को सार्थक करते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ के जो सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, अंबेडकर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार सेवा करते आ रहे हैं, 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं। तो उनसे जानेंगे इस पूरे किस्से के पीछे की कहानी। सर्वप्रथम नमस्कार विनय जी। नमस्कार। पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, डॉक्टर बनने का कहाँ से मन में आया कि डॉक्टर बनना है? देखिए, मेरा शुरुआत तो वैसे ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं डॉक्टर बनूं, करके मैं एक किसान फैमिली से आता हूं और एक बिजनेस करने वाले फैमिली से मैं आता हूं। तो 10वीं तक तो ऐसा कुछ था नहीं। जी। मैं बायो लिया था गणित से बचने के लिए, क्योंकि मेरे को आता उतना कुछ नहीं था, मैं रट देता था उसको। तो उससे बचने के लिए मैं बायो लिया और बायो लेके फंस गया। तो मैं अपने आप को मैं बोलूँगा कि मैं एक एक्सीडेंटल डॉक्टर हूँ। हाँ, मैं चाहता नहीं था बनना लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपन हो गए। 10वीं बाद 11वीं 12वीं किए, फिर पीएमटी कोचिंग किया। 1 साल पीएमटी कोचिंग करने के बाद फिर मैं एमबीबीएस करने चला गया। और एमबीबीएस करने के बाद अब सरकारी सेवाओं के बाद अब अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा हूँ। मतलब जैसा आपने बताया एक्सीडेंटल डॉक्टर थे, तो एक्सीडेंटल डॉक्टर इतने अच्छे तरीके से जो है एक्सीडेंट भी किया आपने कि एक बहुत अच्छे तरीके से कि सीएमओ पद के जो है अभी आप जवाबदारी संभाल रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है लोगों के साथ में? और क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर मतलब सबसे बड़े हॉस्पिटल है बेकाहारा, उसकी जवाबदारी, बहुत से लोग आते होंगे, बहुत से दिन भर बहुत हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, एक डॉक्टर बनने के बाद अपने आप में एक जिम्मेदारी आ जाता है। अब मुझे लगता है हर डॉक्टर अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है। तो वही जिम्मेदारी की बात है, आपको हर दिन वैसा काम करना है और हमको तो वही सिखाया ही जाता है कि भाई हर कोई भी मरीज आए उसको आपको एक सेवा के रूप से देखना है। और सेवा के रूप से अब आप जब काम करेंगे तो कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे लिए बर्डन है कि मेरे पास इतने ज़्यादा मरीज लोड हो गए। मैं कभी भी काम के लिए पीछे नहीं हटा। मेरे को जितने भी मेरे सीनियर काम देते गए गवर्नमेंट में जब मैं था, तो हाँ सर हो जाएगा, आपको क्या काम चाहिए सर हो जाएगा। स्टाफ अरेंजमेंट करना हो, चाहे किसी का ओटी करवाना हो, चाहे किसी को शिफ्ट करना हो, इमरजेंसी हो गया हो, किसी को हार्ट अटैक आया हो, किसी को लकवा हुआ हो, तो मैं हमेशा आगे खड़ा रहता था कि हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंक्लूडिंग मैं मरीज के जो परिवार वाले होते थे उनको काउंसलिंग करता था कि भाई कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। हमारे में कहा जाता है ना कि अगर एक डॉक्टर अच्छा सलाह दिया तो मरीज उसी समय ठीक हो जाता है जी। तो मैं वो काम करता था। अब पहले जब हम लोग इंटर्नशिप करते थे तो उतना इंटर्नशिप करते समय तो किसी को आता जाता नहीं है, मैं काउंसलिंग का एक पार्ट करता था।
अरे कुछ नहीं हुआ है भैया, हो जाएगा, सब चीज़ ठीक हो एक जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट एक पॉजिटिव एक ऑरा आप जब डेवलप करेंगे जी। किसी को, चाहे कैंसर वाले मरीज को हो, तो वो ठीक होते होते जाता है। तो मैं वो अपने अभी भी प्रैक्टिस में उसको मैं फॉलो करता हूँ। मरीज को प्रॉपर 10 मिनट समय दो, उसका बीमारी को जानो, उसको हिस्ट्री जानो और उसको काउंसलिंग करो। दवाई सिर्फ 20% काम करता है शरीर में, 80% आपका खान पान, आपका रहन सहन और आपको किस डॉक्टर ने कैसा मोटिवेट किया है। जो है कॉल्स भी आते होंगे, दबाव भी बनता होगा, क्योंकि भारी संख्या में जब लोग वहां पहुंच रहे तो दबाव तो होगा। तो उसको किस तरीके से आप और आपका स्टाफ मैनेज करता है? देखिए, मेकाहारा एक अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब गरीब लोगों के लिए तीर्थ स्थल मैं मानता हूँ उसको, क्योंकि जब मरीज इधर उधर से तंग आ जाता है, पैसे की तंगी हो जाती है, तो वो सरकारी हॉस्पिटल के की ओर रुख करता है। तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है मेकाहारा और डीकेएस। तो मेकाहारा डीकेएस में जब वो आता है ना, तो सब चीज़ छोड़ के आता है कि हाँ मैं यहाँ ठीक हो जाऊँगा। उसके पास पैसा नहीं है और कुछ नहीं है, तो वो मेकाहारा के डॉक्टरों पे पूरा भरोसा करता है। तो ऐसा ट्रीटमेंट चलता है मेकाहारा में। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन दबाव वाली, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई हो, लेकिन आप लोग हैंडल कर रहे हो, लेकिन फिर भी दबाव बन रहा हो? नहीं, देखिए, स्वास्थ्य विभाग में वैसे कोई दबाव नहीं बना जी। सकता कि कोई मरीज, मेरे पास एक उदाहरण के लिए एक छोटा केस ले लेते हैं, बुखार का एक मरीज आया है। अब वो सोचेगा कि मैं मुख्यमंत्री या फिर किसी मंत्री से फ़ोन कराऊं या फिर और कोई वरिष्ठ से फ़ोन कराऊं, जी। तो वो सामने वाला जो माननी है वो कभी नहीं बोलेगा कि भैया इसको पैरासीटामोल की जगह पेंटाप गोली लगा दे क्योंकि ये मेरा आदमी है। जी। तो स्वास्थ्य विभाग में आज तक किसी का इंटरफेयर मैं नहीं देखा हूँ, ना मेरे को कोई किया है। नए नए नवेले जो होते हैं, जो छोटे मोटे जो राजनीति करते रहते हैं, जी। जिनको ज्ञान नहीं रहता है, वो बोलते हैं कि सर इसको आईसीयू में भर्ती करो, इसको नॉर्मल नहीं आईसीयू में भर्ती करो। तो वो एक हमारा प्रोटोकॉल है, हम समझा देते हैं कि भैया इसका ऐसा ऐसा नहीं है, आईसीयू में जाने का भी एक प्रोटोकॉल होता है और उसमें रहने वाले को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो समझाएंगे तो सामने वाला जो नेता बोलो चाहे कोई जो भी हो, समझ जाता है कि हाँ भैया इसको जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और इसको समझने वाला जो इस फील्ड का आदमी हो ना, वही समझ पाएगा। आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात बता रहे हैं, लेकिन अभी भी एक माइंडसेट है जो लोगों का दिमाग में बैठा हुआ है चीज, कि पहली ऑप्शन जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। वो ऐसा क्यों? प्राइवेट सेक्टर को देने का एक ये रीज़न रहता है कि हम पहले जाएंगे और जल्दी हो जाएगा। जी। प्राइवेट सेक्टर आपको सुविधा दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी आपको सुविधा दे रहा है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब आज की डेट में किसी, जैसे कि आप ही को हो गया, तो आप बोलोगे मेरे को ऑफिस जाना है जल्दी, तो मैं कहाँ जाऊँ, प्राइवेट में जाऊँ और डॉक्टर से पर्ची लिखवा के निकल जाऊँ। आप उसी जगह में आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो वहाँ 100 मरीज आपके पीछे आगे खड़े हुए हैं, तो उस चीज़ को पार करना है। तो मोस्टली मरीज ये प्रीफर करते हैं कि मैं जल्दी जाऊँ और जल्दी चला जाऊँ, क्योंकि आज की डेट में भाग दौड़ की दिनचर्या है, सबको जल्दी ही करना है। किसी को सोना भी है तो भी वो जल्दी कराऊंगा सोचेगा। तो एक बार जब प्राइवेट में जब उसको महंगा पड़ता है तो गवर्नमेंट की तरफ रुख करता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर भी कुछ एक रेस्ट्रिक्शन सुना है मैंने कि प्राइवेट अपना नहीं वो कर सकते। गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी हो, चाहे डॉक्टर हो, टीचर्स हो, उसके बाद भी कई डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट अपना क्लिनिक चला रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में अगर देखें तो जो मेडिकल को भी एक अलग नजरों से देखा जाता है कि मेडिकल भी कमाने का धंधा बनती हुई नजर आ रही है। उस बीच में आप 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर है, कैसे शुरू हुई ये कहानी 1 रुपए वाली? 1 रुपये का कहानी तो वैसे कोरोना काल के पहले से था। पहले मेरा क्लिनिक था फाफाड़ी चौक में, मैं बैठता था पिथालिया कॉम्प्लेक्स में, वहाँ फीस लेता था मैं। तो जब कोरोना काल आया तो मैं देखा मेकाहारा में, तो मैं उस समय काम करता था। मरीज किसी का ऑक्सीजन 20%, 30%, मरीज तड़पते रहता था कि मेरे को बेड मिल जाए। तो उस समय मैं अपना फीस को ज़ीरो करके, निःशुल्क करके, मैं एक ऑफिशियल पोस्ट डाला अपने सोशल साइट में कि निःशुल्क उपचार होगा आपका कोरोना वाले पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेट करके। वैसे वैसे करके करीब उस समय 256-268 लोगों को मैं होम आइसोलेट करके मैं गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लेके करता था। अब उसके बाद वो मेरा आदत बन गया कि मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ करके। अब उसके बाद जो फीस लेता था वो तो ले नहीं सकता जी। फिर बीच में क्या हुआ, मरीज कुछ लाना चालू कर दिया मेरे लिए गिफ्ट कि सर ये हमारे घर से सब्जी है, तो हमारे घर से भाजी है। तो वो मेरे को एक अच्छा नहीं लगा। तो मैं किसी मरीज़ को पूछता था, भाई ये क्यों लाते हो? सर हम लोग, हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रथा है कि हम कुछ देंगे, मतलब कुछ लेंगे तो कुछ देंगे, ऐसे करके। स्वाभिमान की बात, स्वाभिमान की बात है छत्तीसगढ़ के, मतलब छत्तीसगढ़िया लोग स्वाभिमानी बहुत होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं 1 रुपया फीस रखा अपना,
और उस समय से अभी चलते ही आ रहा है, और अभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डाल दिया हूँ, उसमें भी मेरा 24/7 एक ही रुपया फ़ीस है। आप मेरे को रात में 12 बजे जगाओ चाहे 4 बजे जगाओ, आपको 1 रुपया ही देना पड़ेगा। बाकी आपकी जो खर्चे हैं जैसे कि दवाइयाँ हैं उसका तो आपको कहीं पे भी देना पड़ेगा। लोगों की बहुत दुआएं मिलती होंगी, लोग बहुत प्रेम करते होंगे, आप जाते होंगे जब, तो ऐसा कोई इंसिडेंस जो आपको बहुत ज्यादा दिल के करीब हो? मेरे लिए तो हर मरीज़, जैसे कि अभी मैं हॉस्पिटल डाला हूँ, तो एक हॉस्पिटल खोलने के बाद एक नेगेटिव आता है किसी किसी के ऊपर कि अरे यार ये तो हॉस्पिटल लूट रहा है ऐसे करके। मेरे हॉस्पिटल में अभी तक जी। कोई मरीज़ ऐसा नहीं बोला कि ये लूट रहा है करके, क्योंकि वो जानता है कि भाई ये परामर्श का पैसा नहीं लिया है मेरे से। जो दवा, और मेरा एक लिखने का तरीका है, मैं 3 दिन और 5 दिन का दवाई लिखता हूँ मेरे हर लेटर हेड में। जी। किसी को विटामिन की कमी होगी तो उसी बस को मैं 10 दिन का लिखूंगा, बाकी 5 दिन बाद। मरीज़ पूछता है कि सर और आना पड़ेगा क्या? मैं बोला नहीं आना पड़ेगा भाई, जब आओगे दूसरा बीमारी लेके आओगे, इस बीमारी के कारण से नहीं आओगे। तो आज तक मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ है ना। और हर मरीज़ एक बार आता है तो दुआ दे के ही जाता है कि हाँ अच्छा है करके। पीठ पीछे बड़ाइयाँ सुना हूँ, अभी तक मुंह में तो कोई नहीं बोला कि आप अच्छे हो वैसे करके। और लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कोई मुंह पे नहीं बोला अभी तक, आपने बोल रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ लेके आते हैं, अभी भी कई लोग होंगे जो कुछ ना कुछ अपने प्रेम से लेके आते होंगे। हाँ। वो भी एक तरीके का प्रेम है। हाँ। लेकिन परिवार में कैसा सिचुएशन था और कैसे चीजें, परिवार वाले नहीं बोलते कि इतना पैसे लगा के एमबीबीएस कराया और अब तुम 1 रुपए में सेवाएं दे रहे हो? नहीं, मेरे मतलब मोस्टली हम लोग, हमारे परिवार भी ये फील्ड से जुड़ा हुआ है। हमारे परिवार में मतलब हम लोग पेड़ पौधा ये सब चीज़ लगाते हैं। आज तक मेरे घर वाले लोग नहीं बोले कि भाई तू फीस लेके पैसा कर, ये कर वो कर। इवन ये सब चीज़ के कारण से तो मेरी वाइफ भी डरती है कि कब किसको फ्री कर देगा कोई ठिकाना नहीं, इसके सामने रो दिया तो उसके लिए निछावर कर देगा, ऐसे करके वो सोचती है। तो मेरे घर में मतलब सब सेवा भावी हैं। मेरे जो परदादा जी थे वो वैद्यराज थे, तो वो भी ऐसी मंगलवार को दवाई ऐसे बांटते थे और हनुमान जी के पुजारी थे, तो वैसा काम करते थे आज, और उसी का ही मेरे को बस मिला है। इस बीच अगर हम स्वास्थ्य पे जाएं तो आज के टाइम पे जो है सबसे ज्यादा जो साइलेंट अटैक के केसेस आ रहे हैं और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं, उसमें कैसे डील करते हैं? क्योंकि लोगों को जब वो चीज होती है उनको पता भी नहीं होता, वो केसेस भी बहुत आते होंगे, तो इसके रीजन क्या समझते हैं? देखिए, कोई भी बीमारी का सबसे पहला रीज़न होता है आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। सबसे पहला जी, आप क्या खाए हैं 1 हफ्ता पहले या फिर 1 साल से क्या खाते आ रहे हैं। आपका लाइफ स्टाइल बोलने का मतलब ये है आप नाइट में प्रॉपर सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। बोलने के लिए तो वैसे मेडिकल टर्म में बोला जाता है कि 8 घंटे के प्रॉपर नींद लेना चाहिए, लेकिन हर आदमी का शरीर एक अलग तरीके से बना हुआ है। हो सकता है मेरा शरीर 8 घंटा की जगह में 10 घंटा रेस्ट मांगता हो। हम एक गाड़ी की तरह अपने शरीर को मान लेते हैं जी। 2 टाइप का गाड़ी है, एक आल्टो है और एक स्विफ्ट है। दोनों ही कार हैं, लेकिन दोनों का एवरेज अलग है और दोनों का लाइफ मतलब इंजन कैपेसिटी ये सब चीज़ अलग अलग है। तो वैसे हर का शरीर अलग अलग रहता है। जैसे आपका हो सकता है कि आप 8 घंटा सोने में आपको फुर्ती लगे, मेरे को लगता है कि मेरा शरीर के हिसाब से मैं 10 घंटा सोऊं तो भी फुर्ती ना लगे। लेकिन हम लोग सब चीज़ छोड़ के आज जो स्ट्रेसफुल वाला जो काम कर रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, और रात में जगने के साथ साथ जो रात में हम लोग चाय पी रहे हैं, तो जो हमारा जो हार्मोन लेवल है जो दिन में आता है और रात में डाउन हो जाता है, ऐसा उसको हम इम्बैलेंस कर दिए हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, फिर यही स्ट्रोक आ रहा है, हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। आप देखिए, गांव में एक बकरी चलाने वाले को कभी भी हार्ट अटैक नहीं सुनेंगे, 1% लोगों को सुनोगे आप। लेकिन वहीं पे एक अच्छा बिजनेस क्लास का आदमी जो मर्सिडीज BMW में चलता है, उसके बेटे को 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया। क्यों? उसका लाइफ स्टाइल वैसा है। आप दिन भर AC में बैठे हैं, आपको धूप नहीं मिल रहा है, आपको विटामिन D3 की कमी है, आपको विटामिन B12 की कमी है। अब विटामिन B12 की बात आ रही है तो मैं बता दूं, विटामिन B12 की कमी इतना घातक है कि कुछ भी हो सकता है उसके कारण से। हम लोग बोलते हैं यार मेरे को विटामिन B12 की कमी हो गई, मैं दवाई खा लेता हूं, लेकिन बहुत घातक उसको बोलना चाहिए। और विटामिन D3 और विटामिन B12 का उसको तो महामारी घोषित कर देना चाहिए। आपको और मेरे को अभी हम लोग जाँच कराएंगे तो दोनों को कम आएगा विटामिन D3 और विटामिन B12। तो ये महामारी की तरह फैला हुआ है। यही सब रीज़न है कि किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को एक उम्र तक नहीं आता है। तो आज की डेट में सबको हम लोग को लाइफ स्टाइल अच्छा रहना चाहिए। एटलीस्ट आप कैसा भी खा रहे हो, नींद को भरपूर लो, नींद ही आपका दवाई है। हॉस्पिटल में जाने के बाद आप क्यों ठीक होते हो जल्दी क्यों ठीक होते हो? आपको 3 टाइम खाना मिलता है, आप मेकाहारा में आइए,
आपको 3 टाइम खाना मिलेगा, जूस मिलेगा, दूध मिलेगा, अंडा मिलेगा, केला मिलेगा, और आप सोएंगे दिन भर, तो 5 दिन में आप कैसे ठीक होकर चलेगा? इतना बड़ा बीमारी लेके आए तो कारण यही है, आपको रेस्ट मिला, आपको प्रॉपर डाइट मिला, उसके कारण से ठीक होता है मरीज। स्लीप का बताया आपने अभी, स्लीप साइकिल सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब होती है वो डॉक्टर्स की होती है, तो उसमें कैसे आप मैनेज करते हैं? मेरा भी स्लीप है, और बल्कि आप तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर रहे हो और अपना जो है सेवाएं भी दे रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? गवर्नमेंट वालों के पास तो ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, जो स्लीप साइकिल उनका डिस्टर्ब रहता है। इसलिए एक टाइम के बाद जैसे कि मैं पढ़ाई भी करता था, तो हमारे क्लासेस के बीच में 15-20 मिनट का जो समय रहता था, तो वैसे तो खाने के लिए समय नहीं लगता मेरे को, 5 मिनट, और 5 मिनट सोने के बाद, मतलब खाने के बाद मैं अलार्म भर के सो जाता था। और वो हैबिट अभी भी है, लेकिन अब मैं अपने दिनचर्या में फॉलो कर दिया हूँ कि 30 साल से ऊपर हो गया है मेरा उम्र, मैं बोला भैया अब नहीं करना है, ज़्यादा हटर नहीं करना है, तो सोने का एक समय निश्चित कर दिया हूँ। सोना है, एक होता है एक समय तक आपको काम करना पड़ता है, या फिर 30 साल तक, या फिर आप स्ट्रगल फेस में रहें तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, लेकिन आप जब थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ जाएं तो उस समय आप थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस करना चाहिए कि भैया इतना समय मेरा सोने का है। तो अभी भी मैं सोऊंगा तो मेरे दोस्त लोगों के लिए मेरा मोबाइल रेडी रहता है कि यार किसी को दिक्कत मत हो, तो एक मोबाइल चालू रहता है जो पर्सनल है, जिसमें पर्सनल घर परिवार और दोस्त यार जो रहते हैं, जिनको कभी प्रॉब्लम मत हो, मेरे कारण से उनको कुछ दिक्कत मत हो, तो वो सब चीज़ बैलेंस करके चल रहे हैं। बैलेंस से ही जिंदगी जो है प्रॉपर चल पाती है और लॉन्ग टर्म चल पाती है। अब लेकिन एक विवाद जो अभी काफी जो है चर्चाओं में रहा, नीट का, जिसने केंद्रीय जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको ही मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। उस पे क्या विचार है? जो जेनजी प्रोटेस्ट आप देखे नीट के एग्जाम के, क्योंकि जिनको नीट का पेपर मालूम भी नहीं था, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था कि नीट के पेपर देने के बाद जो है आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी आप जान गए हैं कि एमबीबीएस के लिए नीट देना पड़ता है। उस पे क्या विचार है आपके? देखिए, जेनजी का मतलब क्या है? जो नए युग के जो युवा हैं, जितने हम लोग हैं, पहले आप देखते किसी भी राजनीतिक दल के लिए या फिर किसी पार्टी विरोध के लिए कभी भी युवा ये सब चीज़ नहीं होता। कारण ये था, पहले अशिक्षा थी, आप कुछ जान नहीं पाते थे। आज आपके गांव में सरपंच एक काम कर रहा है, कितने रुपए का रोड पास हुआ है उसको आप जान जाओगे, घर में बैठे बैठे एक मोबाइल से देखोगे तो। वही चीज़ अब सेम ये जेन जी जो फॉलो कर रहे हैं, हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं। कोई भी मंत्री कोई भी कुछ कैसा काम कर रहा है, अब देखिए नीट का पेपर लीक पे लीक हो रहा है। एक जगह हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते थे, घड़ी, इवन ये जो माला वाला ये सब चीज़ उतार देते थे, चश्मा को भी चेक किया जाता था, लड़कियों के दुपट्टा और ये सब चीज़ को चेक किया जाता था कि आपको ये सब चीज़ हो रहा है। तो बीच में एक मीम्स जब वायरल हुआ था कि हर एक नीट बच्चे को एक जेट प्लस सुरक्षा देना चाहिए ताकि वो एग्ज़ाम दे। कहीं ना कहीं लीक तो हो रहा है, आप पारदर्शिता नहीं रखे हैं कोई चीज़ में। तो जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, जैसे मेरा उस समय, आपके इस टाइम पे भी लीक वाला कुछ ऐसा हुआ? हाँ, मेरे समय में लीक हुआ था, 3 बार लीक हुआ था मेरे समय में। जब मैं पीएमटी दे रहा था 2009-2010 की बात है, तो उस समय 2 या 3 बार लीक हुआ था। उस समय भी हम लोग परेशान थे, तो उतना कुछ था नहीं, किसी से जुड़ाव था नहीं, मोबाइल था नहीं उतना, क्या देखेंगे, अच्छा लीक हो गया भाई, लीक हो गया। लेकिन अब बार बार जब लीक हो रहा है, सीजीपीएससी में जब घोटाला हो रहा है, तो जो तैयारी कर रहा है वो बच्चा ना कहीं घुट के अंदर में रहता है, और वो दिल्ली में दिखा। और मैं ये आभास कर पा रहा हूँ, मतलब मानसिक रूप से मैं देख रहा हूँ, जितने भी युवा वर्ग के हैं, ये आने वाले समय में बहुत भयावह होगा। कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर ये सब चीज़ में पारदर्शिता नहीं रखेगा, चाहे एग्ज़ाम में हो चाहे कहीं पे भी हो, तो मुझे नहीं लगता कि अब पहले होता था कि कोई सरकार 10 साल 20 साल तक उसमें पार्टी में रहता था, शासन में रहता था। मुझे नहीं लगता कि अभी तो 5 साल में रहना मुश्किल है। कारण यही है, आप पारदर्शिता रखो। अब देखिए एमबीबीएस, इतना एमबीबीएस का सीट कर दिए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कोई उपयोग नहीं उसका। आज की डेट में करीब 20 से 22 हज़ार डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। उसके बाद भी कमी है? हाँ, उसके बाद भी कमी है। और 20,000 एमबीबीएस डॉक्टर रजिस्टर्ड होने के बाद भी एक गांव में एक एमबीबीएस नहीं है। पीएचसी अगर देखा जाए, हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो तो हमेशा डॉक्टर ही नहीं मिले, बहुत मुश्किल बात है। हाँ, तो आप पीएचसी लेवल में एक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हो, परमानेंट नियुक्ति नहीं कर पा रहे हो, संविदा नियुक्ति कर रहे हो, 40,000 50,000 रुपये आप पेमेंट दे रहे हो एक एमबीबीएस डॉक्टर को, जो इतने साल मेहनत करके पढ़ के आया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ को फील, अब इसमें एक उदाहरण दूंगा, जैसे कि आईएएस लोग और जज लोगों में बहुत कमी है, ऐसे करके सोचते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, हर ब्लॉक में एक आईएएस का पोस्टिंग देते हैं या आईएएस को भर्ती को बढ़ा देते हैं।
तो जो यूपीएससी का जो तैयारी कर रहा है वो भी इस चीज़ में आ जा। हम लोग क्या यहाँ गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, क्वांटिटी में फोकस कर रहा है, क्वालिटी में नहीं। क्वालिटी इसलिए अब देखिए जितने भी नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं उसमें कहीं पे भी स्टाफ नहीं है, तो जब आपको पढ़ाने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगा तो आप कैसे बन के निकलेंगे। प्रैक्टिस ही है जो डॉक्टर को एक अच्छा बनाता है। हर डॉक्टर अपने आप को प्रैक्टिशनर क्यों बोलता है, वो हर दिन एक प्रैक्टिस करता है, हर दिन एक नया बीमारी आता है और हर एक आदमी में एक नया चीज़ सोचता है। अब जितना भी मेडिकल कॉलेज हो गया, मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में और मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत है। क्यों? मेकाहारा जैसे संस्थान हो गए, डीकेएस हो गया, आपके जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में हैं उसमें आप स्टाफ भरिए ना, उसमें आप मशीनरी भरिए ना। सोनोग्राफी आज की डेट में 10 से 12 सोनोग्राफी मशीन करीब है, 1-2 काम कर रहा है। सीटी स्कैन मशीन को आप नया लगाइए। क्यों 6-6 महीने तक वेटिंग है? अब आज मैं चाहता हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा हो कि मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊँ गवर्नमेंट में और मुझे लग रहा है कि मेरा कमर दर्द हो रहा है, तो उसी दिन उसका मेरा एमआरआई हो जाए, तब मैं मानूंगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा सुधर गया है जी। और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर गया के साथ साथ कैशलेस हो। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा हूँ, उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैशलेस हो। कैसे कैशलेस हो? आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, आप एक अपना आधार कार्ड दो। इवन अभी तो सरकार आयुष्मान भारत में भर्ती होने के बाद पैसा देती है हॉस्पिटल को। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ में काम भी किया हूँ, आप एक अपना आधार कार्ड लेके जाएं कि मैं फलाना हूँ, मेरे को सर्दी खांसी बुखार है, उस कार्ड के बिहाफ में मरीज को इलाज मिल जाए। आप फॉरेन कंट्री में जाइए, आपको कहीं पे भी ये सब चीज़ नहीं मिलेगा कि आपको पैसा देना पड़े एक स्वास्थ्य, या फिर आप स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत में हमसे हर महीने चार्ज भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा ही ऐसा है जिसको आप निःशुल्क कर देंगे तो आदमी का जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो होता है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। शायद यही जो व्यवस्था है वो हम नहीं सुधार पा रहे। इसी का जो सबसे बड़ा खामियाजा हमें ये भी भुगतना पड़ रहा है कि हमारे जो बड़ी मात्रा में बच्चे हैं वो देश से बाहर जाके पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। आप भी बाहर रह के पढ़ के आए हैं, यहाँ की व्यवस्था भी देखिए, बाहर की व्यवस्था भी देखिए, क्या जो है मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए, बाहर में वही मैं बोला कि शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क है जी। निःशुल्क होने के साथ साथ जब निःशुल्क होता है तो एक अननेसेसरी जो जांच होती है वो नहीं होता है। बाहर कंट्री में आप देखेंगे, अगर किसी को एमआरआई की ज़रूरत नहीं है, अगर डॉक्टर लिख दिया तो उसके ऊपर पेनल्टी हो जाएगा। आप छत्तीसगढ़ में देख रहिए, एक झोला छाप डॉक्टर सीटी स्कैन प्रिस्क्राइब कर रहा है, एक झोला छाप डॉक्टर एमआरआई प्रिस्क्राइब कर रहा है, एक झोला छाप डॉक्टर कैंसर के मरीज का इलाज कर रहा है। तो बाहर कंट्री में मैं रहा हूँ, इतने सारे देश में मैं घूमा हूँ, कहीं पे भी मैं ऐसा प्रैक्टिशनर मैं नहीं देखा। गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करके रखी हुई है। आप यहाँ पे देखिए, मतलब एक कार्डियोलॉजिस्ट लेवल के मरीजों को डील किया जा रहा है। अच्छा, आपके छाती में दर्द है तो आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, आप इकोस्प्रिन और एस्प्रिन नामक दवाई को खाते रहो बिना प्रॉपर जांच किए। अब वो क्या करेगा? खून को पतला करेगा। हो सकता है उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ना हो सकता है उसको क्रोनिक गैस का प्रॉब्लम हो सकता है उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो, उसके कारण से चेस्ट पेन हो सकता है उसके मांसपेशी का दर्द हो। तो आप प्रॉपर बिना जांच करे जो ये ग्राउंड लेवल में जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत भयावह है। और कहीं ना कहीं किडनी हो चाहे लीवर हो, ये डैमेज हो रहा है। बाहर कंट्री में ये सब चीज़ नहीं है। हर डॉक्टर क्वालिफाइड है। बाहर में आप जाएंगे, आपको अलग अलग हॉस्पिटल बना हुआ है। फॉरेन कंट्री में जैसे जाएंगे तो आपका आर्थो का है तो आर्थो ही एक अलग हॉस्पिटल बना हुआ है, स्त्री रोग का है तो स्त्री रोग का ही एक अलग बना हुआ है। मतलब मल्टी स्पेशलिटी हमारे छत्तीसगढ़ में जैसा होता है, मतलब हमारे देश में जैसा होता है, वैसे ही वहाँ एक आर्थोपेडिक का अलग हॉस्पिटल है, इसका अलग हॉस्पिटल है। ये टाइप का प्रक्रियाएं मतलब बाहर में ज़्यादा है। मतलब सिस्टम में अगर थोड़ी चीजें बदली जाएं, क्योंकि पूरा फंड तो लग रहा है, अगर उसी चीज को सही तरीके से लगाया जाए तो और बेहतर जो है हमारी व्यवस्था हो सकती है और देश में बहुत सारी चीजें बदलाव हो सकते हैं। अब अगर बात करें हम नीट अभ्यर्थियों की, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम देंगे, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें? देखिए, नीट की तैयारी, मतलब मैं जहाँ पे गलती किया हूँ उसको मैं बताता हूँ। मैं 10वीं 12वीं तो हम तो गांव में पढ़े हैं। हिंदी मीडियम तो नहीं बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ी मीडियम बोल देना चाहिए उसको, सीजी बोर्ड को, क्योंकि हिंदी तो उतना बोलने आता भी नहीं था हम लोग को, है ना। तो छत्तीसगढ़ी मीडियम बोल दो अपने आप को।
तो मैं जहाँ फील किया 10वीं 11वीं 12वीं ये 3 साल अगर कोई अच्छे से पढ़ लिया तो उसका नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, अनटिल अनलेस ये लीक होने वाला मामला ना हो। जी। मतलब गवर्नमेंट आपको साथ दे दे तो आपका हो जाएगा। तो अब 10वीं 11वीं 12वीं ये तीनों मतलब जो है उसको आप अच्छे से पढ़ ली। 10वीं तो थोड़ा ही से कम बोल देंगे, 11वीं 12वीं को अगर अच्छे से कोई पढ़ लिया तो उसका नीट 12वीं करते ही क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या किया था, 12वीं के बाद हम पीएमटी के लिए गए, तो उसके कारण से थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हुआ। और जितने मेरे मतलब मेरे से जो शिक्षित परिवार के थे, शिक्षित इन द सेंस जिसके घर में ऑलरेडी जिसके माँ बाप टीचर थे या फिर कुछ संपन्न परिवार थे, है ना, तो परिवार का भी माहौल फर्क पड़ता है, जिनको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि हाँ बेटा तुम ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो ऐसे करके। तो वो अगर आपको गाइड मिल रहा है कम से कम 11वीं और 12वीं से, तो आपका नीट 100% निकलेगा। 12वीं के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और नीट में क्या ही आएगा, 11वीं और 12वीं का ही क्वेश्चन आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जी, इतना ही है। जिसको हम कोटा में जाके एलएन में जाके हम दिन रात पढ़ रहे हैं, उसको हम 11वीं 12वीं में पढ़ लें। 2 साल हम अपने आप को दे दें 11वीं 12वीं पढ़ते पढ़ते, उसी समय आपका नीट क्लियर हो जाएगा। बेस क्लियर रखें, क्लियर रखें, हाँ, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन आएगा। अब आपको नीट में कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि भैया आपको बुखार है, उसका पेट दर्द है, ऐसा का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 11वीं 12वीं का ही क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। ऐसी कोई 3 बातें जो आप दर्शकों को कहना चाह रहे हैं, जो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हेल्थ का कोई भी इशू हो कि अपने आप से कुछ भी ऐसा ना करें? हेल्थ के लिए मैं बोलूँगा सबसे पहले तो नशा नहीं करना चाहिए जी। नशा ऐसा है कि धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है। और जितने लोग नशा भी कर रहे हैं उसको मैं बोलूँगा कि धीरे धीरे कम कर दो भैया, पहले से मत करो। दूसरा चीज़ आप करेंगे कि अपना नींद अच्छे से रखें, चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट हो, कि भैया मेरा ये सोने का टाइम है। पहले के आप बुजुर्ग लोग को देखते होंगे, मेरा खाने का समय हो गया, जैसे दादाजी लेवल के लोग को देखेंगे घर में गाली गलौज चाली कर देते थे कि अभी से खाना नहीं बना है मेरा, अभी से पानी नहीं हुआ है, अभी से मेरा चाय नहीं हुआ है, क्यों चिल्लाते थे? समय को लेके पाबंदी, समय के लेके पाबंदी रहते थे। और तीसरा, खान पान अच्छा रखना चाहिए। साथ में मैं बोलूँगा अगर आज की डेट में आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट और हेलमेट लगा के अवश्य करें। एक्सीडेंटल डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारे छत्तीसगढ़ में और देश में बोलेंगे, क्योंकि ओवर क्राउडेड हो गया है। ओवर क्राउडेड होने के साथ साथ आज हर घर में 2 कार, जितने लोग हैं उसके पास बाइक है, तो ओवर क्राउडेड हो गए। ओवर क्राउडेड में होने के कारण से एक्सीडेंटल डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे मन में एक प्रश्न आया जब आपने बोला ना छत्तीसगढ़ी मीडियम में पढ़े हैं जी, तो आपको क्या लगता है, जब छत्तीसगढ़ी, आप प्रॉपर छत्तीसगढ़ी आदमी हैं, हाँ, जो जड़ों से जुड़े हुए हैं अपने जी, और जब आप छत्तीसगढ़ के ही हॉस्पिटल में, क्योंकि भारी मात्रा में डॉक्टर जो है बाहर से भी हैं, साउथ से हैं, कोई मतलब क्या बोलते हैं नॉर्थ से बेस्ड है, तो उसको कैसे देखते हैं कि जब लोकल आदमी ही वहाँ पे सहायता के लिए उपलब्ध होता है, डॉक्टर के रूप में उपलब्ध होता है, तो वो बेनिफिशियल होता है कि नहीं? बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर कोई आपसे छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा है तो उसको छत्तीसगढ़ी में बात करके समझाना चाहिए। जैसे मेरा आदत है जी, मैं मेकाहारा में एक ट्रेंड चालू कर दिया कि कोई भी आएगा तो उसमें छत्तीसगढ़ी में बात करता था, भैया क्या का लागत गा तोला बता, ऐसे करके। तो वो अपने आप में ना एक अपना तो फील करता है। गांव से डर के आता है वो मरीज, अरे बाप रे इतना बड़ा अस्पताल है, कैसे काकर कर बात करूँ, क्या बात करूँ, ऐसे करके। तो जब वो आता है तो हम लोग को इतने दूर में बैठ के देखता है, आओगा आओ बैठ, का लागत तोला, कैसे पिरावत का, कौन जगह पिरावत है, कौन गाँव के आज। बस आप इतना पूछ दो, छत्तीसगढ़ यहाँ आदमी लोग तो बीमार पड़ते ही नहीं है, और बीमार पड़ गए भी ना तो उसको काउंसलिंग कर दो। अरे छोड़ गए हैं भात लथोकन ज़्यादा खाता, तेल कम खा दे, तो उससे ठीक हो जाएगा। तो लैंग्वेज का प्रभाव तो है, नो डाउट। और छत्तीसगढ़ में भाव का बहुत ज़्यादा प्रभाव है कि हाँ, भाव, छत्तीसगढ़ में भाव दूहा गेंद का 2 डॉक्टर अच्छा से पूछिएगा बस वो क्या प्रॉब्लम लेके आया है। मैं कई मरीजों को ऐसे देखा हूँ जो आता है, ठीक है डॉक्टर साहब तो दवाई देते हैं, ठीक हो जाए, मुलतका कर लगा थे, वो आता ही नहीं था। छत्तीसगढ़ में भाव का बहुत महत्व है, सम्मान। अगर आप किसी को सम्मान पूर्वक बैठा के उससे मरीज का बीमारी को पूछोगे ना तो बीमारी 100% ठीक होगा। और वही सम्मान के चक्कर में आप आज इतने ज़्यादा लोगों के लोकप्रिय डॉक्टर हो चुके हैं, और इतना सम्मान, क्योंकि सम्मान के काबिल भी हैं। जब एक डॉक्टर जो है, जो आज के डेट में कई जो बच्चे हैं ये नीट का एग्ज़ाम ही इसलिए क्लियर करना चाहते हैं, घर वालों को लगता है कि बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, बहुत पैसा है। उस समय जब वो सेवा भाव से कोई आपके लिए इलाज कर रहा है, आपको जुड़ा हुआ है, आपके घर परिवार से जुड़ा हुआ है, तो सम्मान तो बनता है। आजकल जो छोटी बच्चियां हैं उनमें भी पहले पीसीओडी पीसीओएस एक एज होती थी, 40+ वालों को होता था, आजकल वो बहुत जल्दी हो जाता है, बच्चियों को हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए आज के, जैसे मैं पहले भी मैं बोला हूँ कि लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हो रहा है,
जैसे हम लोग पहले गांव में खेलते थे, जी। जैसे आप अपने माँ के बारे में सोचिए, उनको कभी भी ये सब चीज़ नहीं होता था। पहले माहवारी में दर्द नहीं होता था, कारण ये था उखरू बैठने वाला टॉयलेट था, इंडियन बोलते हैं जिसको, है ना, और बैठ के पोछा लगाया जाता था। कोई भी हो, जैसे आप 10 साल 12 साल के हो गए तो माँ लोग बोलते थे अरे पोछा लगा दे बेटी, ऐसे करके, तो बैठे बैठे पोछा लगाया जाता था। अभी एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, आप खड़े खड़े पोछा लगा रहे हैं, एक डंडा हो गया। लाइफ स्टाइल चेंजेस के साथ साथ आपका एक्टिविटी वीक हो गया। एक्टिविटी वीक होने के साथ साथ आज की डेट में लड़कियाँ क्या खाती है? पिज़्ज़ा, बर्गर, गुपचुप, चाउमीन, मेयोनीज, एक्स्ट्रा मेयोनीज। कहाँ जाएगा वो मेयोनीज? पीसीओडी तो बनेगा और कहाँ जाएगा वो? तो लड़कियों का अगर हेल्थ आपको नापना है तो मैं मानता हूँ अगर किसी लड़की का माहवारी एकदम समय में आ रहा है तो वो लड़की हेल्थी है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो आप देखोगे यहाँ पे काला काला, यहाँ पे ये डार्क सर्कल, पिंपल्स, ये सब चीज़ आ जाता है। पहले एक एज ग्रुप होता था, लेकिन आजकल जो है हम देख रहे हैं 10 साल 12 साल की लड़कियों को भी पीरियड स्टार्ट हो जा रहे हैं। नहीं, वैसे तो 8 साल के बाद एक बोला जाता है कि पीरियड 8 से 14 साल के बीच में आ जाना चाहिए करके। हाँ। लेकिन अभी भी मतलब कई फैमिली से आते हैं कि हमारी बच्ची का 8 साल में होगा। क्यों? वो उसका ग्रोथ लेवल वैसा हो गया है। पीसीओडी के साथ साथ आज की डेट में एक गांठ, फाइब्रोएडिनोमा जिसको बोलते हैं, ब्रेस्ट में गांठ जिसको बोलते हैं, डेवलपिंग उम्र में होता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर है, शरीर अगर बढ़ रहा है तो हर एक पार्ट ग्रोथ होगा, तो उसमें फाइब्रोएडिनोमा चालू हो गया है। ये पहले बीमारी था ही नहीं। फाइब्रोएडिनोमा कहाँ था? नहीं था, किसी को पता नहीं चलता था कि किसी फलाना मरीज के स्तन में गांठ है, या फिर किसी को माहवारी में दिक्कत हो रहा है, या फिर किसी को बच्चेदानी का कैंसर का दिक्कत होता था। कहाँ दिक्कत होता था? नहीं होता था। ये सब चीज़ कारण है, उस समय के लोग वैसा काम करते थे। आज आप झुक के काम नहीं कर सकते, आपका बैक पेन का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा आपको। जी। उसको कहीं ना कहीं डाइट से जोड़ के हम देख सकते हैं, डाइट हमारा प्रॉपर नहीं है। डाइट से देख सकते हैं। पहले लोग बासी खाते थे, पहले के लोग दाल चावल खाते थे, बस हो जाता था। आज आप दुनिया भर का खा रहे हैं, काजू किशमिश खा रहे हैं, आपकी मम्मी आपको बादाम भिगा के दे रही है, अखरोट खिला रही है कि मेरी बेटी को ऐसा हो, आपके अंजीर खिला रही है, उसके बावजूद भी हेल्थी क्यों नहीं है? कारण यही है, सब चीज़ अच्छा है, आपका फिजिकल एक्टिविटी लेस हो गया है, आपको सुविधा ज़्यादा मिल गया है। पहले लोग पैदल जाते थे, उसके बाद फिर साइकिल चलाते थे, उसके बाद ये, तो अभी आप एसी में रहना चालू किए। पहले पंखा के बाद कूलर के बाद अब एसी। अब एसी में आप दिन भर आप बाहर रह नहीं पाओगे, तो साथ साथ विटामिन का डिफिशियंसी होना चालू हो गया। हमारा शरीर उसी सब चीज़ से तो बना हुआ है, विटामिन की कमी हुआ, इधर उधर प्रॉब्लम चालू हो गया। अब उसके बाद फिर स्ट्रेसफुल लाइफ। हमारे माँ बाप हमको कभी भी स्ट्रेस नहीं दिए पढ़ने के लिए कि तू इतना परसेंट ला करके। आज हम यहाँ तक तो पहुँच गए, डॉक्टर तो बन गए जी। तो जिसके लाइफ में जो लिखा है वहाँ तक वो जाएगा ही जाएगा। बस आप अपने बच्चे को संस्कार अच्छा दो, प्यार दोगे, बच्चा बिगड़ेगा। अब बिगड़ेगा तो अपना शरीर खराब करेगा। अरे मेरा राजा बेटा, अरे मेरा रानी बेटी, ऐसे करके। हमको भी प्यार दिया गया है, लेकिन साथ साथ में संस्कार दिया गया है। और हमारे मन में डर रहता था कि भैया ऐसे बोलेंगे तो घर वाले मार देंगे, या फिर बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे तो मार देंगे। आज आप देखो, मतलब 8वीं 9वीं जो लड़कियां पढ़ रही, सिगरेट पी रही है। प्यार दो लेकिन संस्कार भी, प्यार दो लेकिन संस्कार दो, एक्स्ट्रा प्यार ना दो। पहले तो हमारे माँ बाप लोग स्कूल में जाते थे कि इसको और मारना करके। तो जिस दिन माँ बाप लोग आते थे ना स्कूल में, पता चलता था कि भैया आज मार पड़ेगा। और अभी आप एक टीचर किसी बच्चे को एक थप्पड़ मार दे, आप पुलिस केस करवाने चले जाओगे। ऊंची आवाज में बात कर दे तो बोलते हैं हमारा ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हो गया। जैसे अब बहुत सारा रील्स भी देखेंगे, किसी रील्स में किसी टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, वो रील वायरल हो गया, बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो गया, मार दिए। उससे ज़्यादा मार खाए हम लोग, उससे डरते थे। आज भी हम अपने टीचर का पैर छूते हैं। क्यों? इसी कारण से। हमारा टीचर तो खड़ा करके मारता था, जितने कम नंबर लाते थे उतने मारता था। 33 नंबर में पास होना रहता था। मैं लाया था संस्कृत में 3 नंबर जी। अब 3 नंबर के बाद 30 डंडा होता है, 30 डंडा ऐसे ऐसे करके मार खाया था मैं, बेशरम से। आजकल के बच्चों के 99 आ जाते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद भी घर वाले बोलते थे अरे कम मार दिए, और मारना था। ये फ़र्क है अभी के पेरेंटिंग में और पहले के पेरेंटिंग में। तो पहले के बच्चे लोग, आप देखना ना, किसान और जो गरीब घर के जो ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग CGPSC निकाल रहे हैं पढ़ के, UPSC निकाल रहे हैं। कारण क्या है? उनको
वैसा नहीं किया गया है, उसको डर के भाव में रखा गया है। आज आप बोलेंगे अरे यार मैं अपने बच्चे को डराऊंगा तो क्या पता फांसी ले लेगा, वैसा नहीं है। आप कैसा उसका मेंटल प्रेशर को डील कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मेरा बच्चा बहुत समय तक मोबाइल चलाता है, मेरा बच्चा मेरा कुछ सुनता नहीं है। कारण यही है कि आप उसको उस लेवल का पेरेंटिंग नहीं दे रहे हो। आजकल के बच्चे जो है 10 साल की उम्र में 24 साल की बुद्धि जो है माइंडसेट है, कहीं ना कहीं ADHD जो बोलते हैं। हाँ। तो ADHD क्या है? मतलब ये OCD जिसको बोलते हैं, जैसे जी। कि कोई लोग हाथ ज़्यादा धोना हो जाता है, कोई लोग बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं, ऐसा टाइप का है ये। बच्चों में भी वही है, जिद्दीपना। आजकल के बच्चे जिद्दी हो गए, देखना ना आप, घर में आपके मेहमान आएगा, बच्चा इतना जिद्दी हो जाएगा, आपसे इतना बदतमीजी करेगा, अपने माँ बाप को मारना चालू कर देगा। कारण क्या है, उसके माँ बाप प्यार दिए हैं, संस्कार नहीं दिए हैं। संस्कार की, अरे ये तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारी चाची है, ये तुम्हारी भैया है, पैर छुओ। अब हम लोग छत्तीसगढ़िया में क्या है, भैया आए तो हाँ इसका पैर छुओ, भैया कौन कौन है, चलो पैर छुओ, सबका पैर छुओ। तो एक कल्चर बना हुआ था पहले पैर छूने का। जी। पहले मोबाइल भी नहीं रहता था, तो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहता, तो वहाँ मोर फूफा रहता है, वहाँ मोर जीजा रहता है, उसके घर में जाएगा तो काम होगा। आज अपने भाई के उधर के और उसको नहीं जान पाओगे, कारण मोबाइल में होने के बावजूद भी सब फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया है, अभी कोई कनेक्शन नहीं है। घंटों आदमी मोबाइल फ़ोन में बात कर लेगा मैसेज में, लेकिन अब जब एक दूसरे के सामने मिलेगा फिर मोबाइल फ़ोन चलाएगा, अरे यार मिलते हैं यार ऐसा करके। तो ये सब चीज़ चेंजेस होना चालू हो गया है। ये भी कहीं कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये कहीं हेल्थ इश्यूज में भी आता है क्या? काउंट करते हैं कि इग्नोरेंस फील हो रहा है, सोशली आप बैठे हैं फिर भी आप सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक तरीके की कुछ। हाँ ये प्रॉब्लम है ना। जैसे अभी के माँ बाप को आप देखोगे, बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत इग्नोर फील करता है। जैसे कि बॉडी शेमिंग का बात हो गया, जैसे कि एक समय में क्लैप पैलेट बहुत होता था जिसमें लिप्स कटा रहता था जी। बॉडी शेमिंग, पहले भी बॉडी शेमिंग होता था। तो माँ बाप क्या बोलते हैं, हाँ तेरे को है तभी तो बोल रहे हैं ना। तो बच्चा हाँ यार मेरे को तो है, तो क्या दिक्कत है। अभी आप किसी को बॉडी शेमिंग कर दो, कुछ नहीं है शरीर में, आप मोटे हो पतले हो, वो तुरंत रोना चालू कर देगा, 2 दिन तक खाना नहीं खाएगा। उसके माँ बाप स्कूल पहुंच जाएंगे कि मेरे बेटे को वो यहाँ बॉडी शेमिंग किया जाता है, मैं दूसरे स्कूल में भर्ती करूँगा। तो ये है, प्रॉपर काउंसलिंग ही नहीं कर रहे माँ बाप। सबसे ज़्यादा बिगड़ने का, बच्चे बिगड़ने का रीज़न तो यही है माँ बाप में। मारो, मैं तो ये भी बोलता हूँ, बाहर कितने भी करो, हाँ, लेकिन मेन काउंसलर आप है, पहले गुरु आप है, मेन काउंसलर आप हैं। मारो, मैं तो बोलता हूँ बच्चों को मारना चाहिए। मारना इन द सेंस डंडा उंडा मुँह सर और नहीं फोड़ना है, मतलब आपका खौफ रहना चाहिए कि तुम उसके माँ बाप हो, ये चीज़ उसको पता रहना चाहिए बच्चे को। नहीं तो मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा, एक माँ बच्चे का मोबाइल छीन ली तो अपने माँ को मारना चालू कर दिया। वो बहुत मारा उसको, 10-12 साल का बच्चा है। हाँ। क्या कारण है, आप ही के गलती के कारण तो हुआ है। बच्चे में डर होना चाहिए, गांव के बच्चे में डर है। अभी गांव के बच्चे उतने शहर वाले जैसे नहीं हुए, और गांव के बच्चों में इम्यून पावर का रीज़न भी यही है, चिखला माटी में खेलना। और यहाँ अरे वो डस्ट है, तेरे को डस्ट हो जाएगा, तेरे को एलर्जी है, तेरे को अस्थमा हो जाएगा। हम लोग किस में खेलते थे, पैरा में ऊपर से कूदते थे, तालाब में दिन भर नहाते थे, पूरा पीठ में वो बड़ा वो हो जाता था, डोमटा जिसको बोलते वैसा हो जाता था। अभी क्या आप करके देखोगे, नहीं हो पाएगा। पानी में भीगते थे, ये सब चीज़। इम्यून पावर भी वीक हो गया है। हमारा बॉडी कैसे बना है, हम एंटी वो लगाते हैं ना, कोई भी टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के इम्यून पावर को बढ़ाता है, एंटीबॉडी को बढ़ा देता है। वैक्सीन क्या है, एंटीजन है बाहर से, जैसे कि रेबीज़ का वैक्सीन हो गया, टाइफाइड का वैक्सीन हो गया, ये सब चीज़ क्या होता है, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए शरीर को सचेत करके रखता है कि भैया ऐसा वायरस आएगा तो तुमको तुरंत मार देना है। वैक्सीन का मतलब ही यही है, कोरोना वैक्सीन का मतलब ही वही है। कोरोना वैक्सीन जब लगा तो उसमें क्या है, पार्टिकल्स तो है जी। कोरोना का एक पार्ट का पार्टिकल्स है। जब लगेगा शरीर में तो शरीर को पहले सचेत करके रखता है। शरीर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्लीपिंग मुद्रा में है, हम भाषा में समझेंगे जी। तो जब उसको टीका लगा तो शरीर ऐसा हो जाएगा, तन के खड़ा हो जाएगा कि भैया ऐसा वायरस आएगा तो मेरे को मारना है। इसी कारण से देखना, किसी को टीका लगता है उसके बाद फीवर आता है। फीवर एक लक्षण है शरीर में कि वो काम कर रहा है और एक लक्षण देता कि हाँ भैया इसके शरीर में एंटीबॉडी जो बन रहा है वो कम पड़ गया है। तो वैक्सीन का काम ही वही होता है कि वो उसको शरीर को सचेत रखे, तुमको जगते रहना है, ऐसा वायरस आएगा तो तुमको मार देना है।
इसी कारण से लोग वैक्सीन लगवाते हैं, और वो वैक्सीन गांव में मिलता है। आप डस्ट में खेलोगे, कीचड़ में खेलोगे, गंदा पानी, जैसे कि बोरिंग का पानी, गांव-गांव में घूम के बोरिंग का पानी पीते थे। पहले भी तो हैजा होता था, हमारा तो इम्यून सिस्टम अच्छा था। अभी आप बिस्लेरी के पानी को पीने का छोड़ के किनले का पी दो, आपको दूसरे दिन अरे यार मम्मी मेरे को लूज मोशन हो गया करके आप बोलना चालू कर दोगे, पानी चेंज हो गया मेरा मम्मी, मैं वहाँ गए थे तो ये पानी मेरे को नहीं मिला। तो ये सब चीज़ कारण है। हम देख रहे हैं आम जन जो होते हैं, कभी बुखार आ गया या सर दर्द हो रहा है, बहुत जल्दी ना दवाइयों पे निर्भर हो गए हैं। अपने मन से जाते हैं, मेडिकल स्टोर से जो मन आता है वो खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये कितना सही है? देखिए, बिना डॉक्टर के तो कभी भी दवाई आपको लेना नहीं चाहिए। मैं आज तक नहीं लिया, डॉक्टर भी नहीं बना था तब भी नहीं लिया। मैं कल ही एक रिसेंट एक केस देखा, एक जने को ऐसी शरीर में खुजली हो रहा था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही हाथी में खुजली हो रहा था। तो मैं बोला ये दवाई दिया है डॉक्टर, ठीक नहीं हो रहा, ऐसे करके मेरा परिचित है। मैं दिखाओ भाई क्या दवाई लिया, कहाँ से? मेडिकल से लिया हूँ। फंगस का दवाई दिया था उसको, कॉमन एलर्जी। कॉमन एलर्जी किस कारण से हुआ? वो नया ब्रेसलेट पहना था। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, कोई भी नया चीज़ पहनेंगे तो शरीर में कभी कभी फफोले आ जाते हैं, उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और वो मेडिकल में गया, उसको इट्राकोनाजोल नामक 200 mg का दवाई को सुबह शाम खाने बोल दिया, वो मेडिकल वाला। आप फंगस की दवाई खा रहे हो, आपको एलर्जी है, हो सकता है आप ब्रेसलेट को हटा दे तो ठीक हो जाए, और नहीं भी हो रहा है तो आपको सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन नामक एक एलर्जी वाला जो सिंपल सी दवाई है उसको खा लेते, वो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करे आप इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल ऐसे दवाइयों को खा रहे हो जो बहुत हम लोग फंगल इन्फेक्शन में देते हैं। जी। अभी आपने सेट्राजिन की बात कही, तो सेट्राजिन, डोलो, पैरासेटामोल, ये भी भारी मात्रा में लोग बिना बताए डॉक्टर को, बिना कंसल्ट किए कंज्यूम करते हैं। अगर कभी कभार तो ठीक है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो गए हैं वो ठीक है कि नहीं है, कैसे उनके साथ डील करें? देखिए, पैरासीटामोल अगर आप कोई ज़्यादा दवाई खा रहा है जी, कहाँ डैमेज करेगा? लीवर को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा। बार 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 हीट करते 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 शरीर वहाँ पे उस लेवल में पहुँच जाता है कि भैया ये डोलो इस लेवल का मेरे को चाहिए नहीं। 650 mg का हाईएस्ट एक टेबलेट बना है, अब उसके बाद शरीर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो रोज 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 कोई भी दवाई खाएंगे तो वो हीट करेगा और आपके शरीर को यूज्ड हो जाएगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। आज क्या हो रहा है, हम कोई मरीज आता है हमारे पास, कोई भी कंप्लेन लेके, उसको इन्फेक्शन रहता है, हम उसका जांच कराते हैं, कोई भी दवाई उसको काम नहीं कर रहा है। एंटीबायोटिक सेंसिटिव कोई दवाइयाँ नहीं, कोई दवाई नहीं है, एक आध तो दवाई हो गया जो सेंसिटिव है, उस दवाई को आप लगाओगे। 10 का 10 मैं दवाई मतलब सेंसिटिविटी कल्चर में करवाता हूँ, सबके सब काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपने मेडिकल में दवाई लेके खाया है। अब मेडिकल में दवाई लेने का कारण यह है कि वो आपको गाइड नहीं करेगा कि भैया इस दवाई को 1 हफ्ता खाना है, 5 दिन खाना है। एंटीबायोटिक का भी एक कोर्स होता है, ऐसा नहीं कि आप एक गोली खाएं एंटीबायोटिक और छोड़ दिए। जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं इसके कारण से, इसी कारण से ये बोलते हैं कि आपको इस दवाई को 5 दिन तक खाना है, या फिर स्लो डाउन पैटर्न में हम लोग जैसे देते हैं। जैसे कि एक स्टेरॉइड हो गया, कोई बीमारी में स्टेरॉइड देना पड़ता है, जैसे प्रेडनिसोलोन नामक एक दवाई है, 40 mg से हम उसको शुरू करेंगे और धीरे धीरे फर्स्ट वीक 40 mg देंगे, सेकेंड वीक 20 mg देंगे, तीसरे वीक 10 mg देंगे, 5 वीक 5 mg देंगे। तो स्लो डाउन पैटर्न में किसी दवाई को बंद करना होता है, अचानक से चालू करके अचानक से बंद नहीं करना होता। तो ये पैटर्न कहाँ मिलेगा आपको? डॉक्टर के पास मिलेगा, आपको मेडिकल में तो नहीं मिलेगा ये ज्ञान। मेडिकल वाला तो उल्टा चाहेगा कि और ले जाओ, हाँ और ले जाए करके। जेनरिक दवाइयाँ हैं तो वो तो चाहेगा कि और बिक जाए करके। भाई ठीक है, वो मेडिकल की पढ़ाई किया है, दवाई के बारे में जानता है, लेकिन कौन सी दवाई को कब कैसे यूज़ करना है, हम भी आज की डेट में बहुत सारी दवाइयों को नहीं जानते हैं, डॉक्टर होने के बावजूद। भाई मेरा फील्ड अलग है जी, कैंसर की दवाइयों को तो कई ठोक मैं भी नहीं जानता हूँ। तो अगर मैं किसी मरीज़ को, कैंसर के मरीज़ को गाइड करूँगा कि ये खाओगे तो वो गलत है। तो वैसे भी मेडिकल वाले को भी एक अपने लेवल में नहीं भैया, एक डॉक्टर से पूछ लो यार, लेकिन मेरे पास ही ले लें, ऐसे काउंसलिंग करना चाहिए। और यूट्यूब आज की डेट में सबसे भयावह और ख़तरनाक हो गया है। कोई भी बीमारी हुआ चैट जीपीटी से। मेरा ही दोस्त एक जने हैं, मैं यहाँ पे दांत है यार, उसको चैट जीपीटी किया हूँ तो ये दूसरा बताया। मैं बोला कुछ भी नहीं है भाई, चैट जीपीटी कहाँ से बना है, हमारा ही तो नॉलेज है उसमें, और वो आधा अधूरा नॉलेज। मैं देखूंगा उस जगह को, छूऊंगा उस जगह को, मार्क करूंगा उस जगह में फफोले हैं कि कैसा है, क्या पता कैमरा क्वालिटी तुम्हारा लेना। ठीक बात है। चैट जीपीटी से आधा से ज़्यादा आजकल बीमारियाँ सब करना चालू हो गए। मरीज आ रहा है, आते ही बोलता है मेरे को सोनोग्राफी कराना है, मेरे को एक्सरे कराना है।
वो बीमारी नहीं बताता मरीज आज की वो डेट में। अपने घर में मोबाइल वाले डॉक्टर से पूछ के मोबाइल वाले डॉक्टर से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या क्या कारण हो सकता है, तो उसमें एक रील वो डला रहेगा, आपको कैंसर तो नहीं, आपके पेट में दर्द है। डरावना जो संदेश है उसको मरीज अपने मन में रख लेता है कि हाँ यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मेरे को कैंसर तो नहीं होगा। एआई मशीन है, भाव नहीं समझ सकता और भाव डॉक्टर नहीं भाव समझ सकता। समझ यस, सकते हैं। कितना भी बोलते ना एआई सबका जॉब खा लेगा, सबका जी। ये कर लेगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एआई भाव कहाँ से लाएगा? आप मशीन से बात करके देखो, नहीं तो फिर आप खिलौने से बात करते रहो, खिलौना ही आपका इलाज करेगा। हमारे डॉक्टरी भाषा में एक मेडिकल एथिक्स सिखाया गया हम लोग को कि जी। किसी मरीज को जांच करने से पहले पूछो, भैया मैं तो जांच कर लूँ का? जैसे हम स्टेथोस्कोप अगर लगाएंगे तो मैं उसके पीठ में ऐसे हाथ रखता हूँ, क्यों रखता हूँ? कि उसको एक अच्छा फील हो, कंफर्टेबल फील हो, उसके बाद मैं स्टेथोस्कोप लगाऊंगा। अगर मैं डायरेक्ट उसको स्टेथोस्कोप लगाऊंगा, हाँ सांस ले ऐसे करके, तो मरीज ना घबरा जाएगा, बीपी बढ़ जाता है। एक तो ऑलरेडी मरीज जो रहता है वो डरते रहता है कि मेरे को क्या बीमारी निकल जाएगा। हम खुद किसी डॉक्टर को अगर पास भेजते तो मैं बोलते हैं कि यार वहाँ जाएगा तो डरना मत। जैसे मेरे नोन टू जितने भी हैं, किसी किसी को नस वाले के पास, किसी किसी को और कुछ बात, मतलब डरना मत यार, मेरा ही दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाव वाला बात आ गया ना। जैसे आपकी पढ़ाई जो है वो रशिया में हुई। हाँ। रशिया जैसे आपने बताया था बहुत खूबसूरत जो है देश है, खूबसूरत जगह है, तो कभी ऐसा मन नहीं डोला कि यार क्या पढ़ाई करनी, चलो अपन भी मौज करते हैं अपने दोस्तों के जैसे? वैसा कभी तो हुआ होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरा मन में, क्योंकि जिम्मेदारियां थी, है ना, घर का पैसा लगा हुआ था। मैं कभी भी ऐसा फिजूल खर्ची में ध्यान नहीं दिया। मैं सुंदर तो बहुत है, रसिया बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। चारों तरफ आप देखो, आप 4 दिन कश्मीर जाओगे, कुल्लू मनाली जाओगे, फोटो डालते हो, स्टेटस डालते हो कि भाई वाह यार देखो कितना स्नोफॉल हो रहा है। हम तो इतना स्नोफॉल देखे हैं, पूरा पैर डूब जाता था, ऐसा रहता था। उस माहौल में हम पढ़े हैं, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद भी हमारा मन नहीं डोला। कारण क्या है, हमको वहीं रहना था। 6-6 साल उस जगह में रहे हैं हम, क्या रहेगा। और ऐसा लगता था कि कब हम घर जाएं यार। जैसे कि साल में एक बार छुट्टी होता था 1-1.5 महीने का, तो हम लोग ना दिन गिनते रहते थे, कब इंडिया जाएंगे, कब इंडिया जाएंगे, कब इंडिया जाएंगे करके। घूमते तो वहाँ पे थे, लेकिन गिनते रहते थे। अब गांव से है ना, तो जो बोलते हैं ना, गांव का मरीज को ना ज़्यादा अपेक्षा नहीं रहता है, वो ज़्यादा सुख सुविधाएं ताम झाम में नहीं जाता। उसको एक समय अच्छा खाना वाना मिल जाए, अपने रूम में पढ़ाई वढ़ाई मिल जाए, ऐसी टाइप का था। और अभी भी मेरा यही है लाइफ स्टाइल। गांव से थे, ठेठ छत्तीसगढ़िया आदमी थे और रशिया जैसे शहर में गए, तो एडजस्ट करने में कितना दिन लगा, कैसा लगा? नहीं, वैसे तो छत्तीसगढ़ के मेरे को बहुत सारे दोस्त मिल गए थे, और जो छत्तीसगढ़ के नहीं भी थे उनको मैं छत्तीसगढ़िया बना दिया था जी। तो वैसा वाला फील आता था। हम लोग करीब यहाँ छत्तीसगढ़ से 7-8 लोग गए थे उस समय। तो सभी के सभी एक गैंग टाइप में रहते थे, अपने रूम में रहते थे, सभी के सभी बढ़िया अच्छे से रहते थे, तो वैसा फील कभी नहीं आता था। अभी तक की इतनी लंबी जर्नी रही है जो आपकी मेडिकल लाइन में, जब ज्वाइन किए, पहले पीएचसी में ज्वाइन किए होंगे, उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें इंटर्न, अभी तक की इतनी लंबी जर्नी रही है जो आपकी मेडिकल लाइन में, जब ज्वाइन किए, पहले पीएचसी में ज्वाइन किए होंगे, उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें इंटर्न के रूप में, पीएचसी के रूप में और अभी सीएमओ के रूप में है। सबसे अनोखा पल आपको कौन सा लगा अपने पूरे करियर का, कि मतलब सबसे ज्यादा दिल से जुड़े हो या सबसे ज्यादा यादगार रहा हो पल? मेरे लिए कोरोना का जो समय था बहुत यादगार था और इमोशनल था जी। वो समय मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि वो एक ऐसा समय था कि कई लोग अपने माँ बाप को, भाई बहन को, बीवी को, पति को छोड़े हैं। वो समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला पार्ट था। इसी कारण से मैं अपना उस समय, मतलब ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, मैं प्रदेश का पहला डॉक्टर था जो अपने सोशल साइट में मैं डाल दिया था कि भैया निःशुल्क कोरोना का उपचार। कोई डॉक्टर नहीं कर रहा था उस समय। सोशल मीडिया का सोशल मीडिया में डाल दिया था उस समय, और निःशुल्क उपचार करके, और सबको होम आइसोलेट करके इलाज करता था। गवर्नमेंट से लाइन अप करवाता था कि भैया इस घर में कोरोना पॉजिटिव है, इंक्लूडिंग मैं, मेरे माँ बाप को अपने घर में होम आइसोलेट किया था। उसी घर में रहता था, उन लोग को एक कमरे में बंद कर दिया था, और एक कमरे में मैं आके खाना वाना बना के मैं हॉस्पिटल रोज जाता था। डर, मेरे घर में सबको कोरोना हुआ, सबको, मेरे को छोड़ के। अब हम लोग इमरजेंसी में ड्यूटी करते थे, मैं यहाँ पे रहता था, यहाँ पे सबको पॉजिटिव रहता था, और एम्बुलेंस में जा के मरीज को हम लोग देखते थे। तो उस समय मैं जीवन के महत्व को समझा कि यार कितना बड़ा चीज़ है किसी के घर से कोई चला जाना।
कोरोना हम सबको सिखाया है, लेकिन हम फिर वही भगदड़ की लाइफ में आ गए हैं अभी। पहले हम डॉक्टर लोग बोलते थे कि हाथ धो के खाना खाना, सैनिटाइजर लगाना, तो सबके सब गाली देते हैं डॉक्टर लोग हैं इसी कारण से। आज आप देखोगे लोग सैनिटाइजर लेके चलना चालू कर दिए, आज हाथ धो के खाना चालू कर दिए। जीवन का एक महत्व बड़ी महामारी आई उसी ने लेकिन सिखाया। महामारी आई, बहुत लोगों को तो जीने का तरीका सिखाई, बहुत लोगों को और कुछ, लेकिन एक नई पीढ़ी को एक संदेश दे गई। जैसे एक बार और महामारी आया था, बोलते हैं जिसको हैजा, कोलेरा, ये सब चीज़ बोलते हैं जी। वो थोड़ा एक टाइम के बाद ढप हो गया। अब नया कोरोना आया था, और कोरोना में भी हम लोग को भी ऐसा था कि भैया इस बार बचेंगे कि नहीं बचेंगे यार, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य कर्मी भाई लोग भी बहुत सारे लोग, मतलब मैं शहीद ही हुए हैं बोलूँगा, क्योंकि एक हिसाब से युद्ध का जगह था वो हमारे लिए कि काम करना है, कैसे काम करना है। सैंपल लेते लेते पॉजिटिव हो जाता था। अब सबका शरीर तो अलग है, किसी के में कोरोना का वो आ जाता था, पॉजिटिव हो जाता था। मेरे को भी सर्दी खांसी हुआ था, मैं चेक नहीं करा था जानबूझ के, मेरे को कोरोना पॉजिटिव ही मानता था मैं, बस बढ़िया खाना वाना खा के ठीक कर लिए। तो कोरोना के समय मेरे को बहुत सारा सिखाया, और मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। मैं उस समय बहुत सारा चीज़ सीखा हूँ, और अपनों का महत्व समझा हूँ उस समय में। बहुत लोग तो आते थे कि ख़त्म हो जाते थे ना, मैं बोला भाई ख़त्म हो गए हैं सर, यहीं रहने दो इसको, हम लोग लेके नहीं जाएंगे, छोड़ के भाग जाते थे। 13 डेड बॉडी ऐसा था जिसको मैं चिन्हांकित किया, पूरा शरीर पूरा पानी पानी हो गया था, हड्डी हड्डी गल गया था मॉर्चुरी में, जिसको कोई लेके जाता नहीं था। सरकार को उस समय हमारे अधीक्षक थे, स्वर्गीय डॉक्टर विनीत जैन सर थे अधीक्षक। मैं बोला, वो हड्डी रोग के विशेषज्ञ थे सर। मैं बोला सर 13 बॉडी ऐसा है जिसको कोई माँ बाप नहीं है, चिन्हांकित करते हैं और इसको दाह संस्कार करवाते हैं। तो इधर प्रशासन से अनुमति लेके हम लोग उसको दाह संस्कार कराए। 13 बॉडी ऐसे था। कई लोग तो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते थे, रहने दो भैया इसको। मतलब उस समय अपना तो जिसको हम लोग बोलते ना कि ये हमारा ये वो, ऐसा करके वैसा कुछ नहीं दिखता था, सब अपने जान बचाने के लिए रहते थे। एक वर्ग था स्वास्थ्य कर्मी, हर स्वास्थ्य कर्मी की बात बोल रहा हूँ, उसमें वार्ड बॉय, सिस्टर, आया दाई, स्ट्रेचर बॉय, डॉक्टर, ये लोग डटे हुए थे। और करीब करीब 7 दिन 14 दिन का होम आइसोलेशन क्वारंटाइन होने का समय मिलता था जी। उसके बाद फिर से ड्यूटी ज्वाइन करना होता था। नहीं आते थे ड्यूटी तो उसमें एब्सेंट लगता था। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, हाँ। घर वालों के ऊपर भी काफी दबाव रहा होगा उस समय, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास ही। तो उस समय पे कैसे डील किए परिवार के साथ में? और देखो किसी भी माँ बाप का तो ये रहता है कि भैया इन्फेक्शन में मत जाए ऐसे करके, इन्फेक्शन इसको मत हो करके। मेरे घर में बोले यार हो रहा होगा तो नौकरी छोड़ के आ जा। मैं बोला ये समय तो गलत हो जाएगा नौकरी छोड़ने के लिए मेरे। नहीं छोड़ा मैं बोला नहीं मैं तो करूँगा भैया नौकरी, अभी छोड़ूंगा तो कल की डेट में हमेशा मेरे को बोला जाएगा कि ये छोड़ के भागा था, इसको कोरोना मत हो जाए करके। तो मैं तो करूँगा भैया ड्यूटी, ऐसे करके करना ही चालू कर दिया। अभी छोड़ने का समय नहीं है। और वो कोविड का दौर ही था जिसने आपको एक नई पहचान दी। हाँ, कोरोना का ही दौर उसको मैं बोलूँगा, और वो एक मोटिवेशनल के रूप में मैं उसको मानता हूँ। और वैसे तो स्वास्थ्य विभाग कभी भी कमाने का साधन नहीं रहा है। कुछ कॉरपोरेट होने के कारण से स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स बदनाम हो रहे हैं। कारण क्या है? मैं जैसे डॉक्टर हूँ, मैं अपना फीस 1 रुपया रखा हूँ जी। 24/7 कभी भी आप मेरे से परामर्श लेंगे 1 रुपया होगा। इसका महत्व जो पैसा दिए हैं बाहर में वो जानते हैं, इसका जो नहीं दिए वो नहीं समझेंगे। अब कॉरपोरेट में एक बिजनेसमैन हॉस्पिटल खोला है, डॉक्टर को नौकरी में रखा है। अब वो बोलेगा भैया तुम्हारा फीस 700 रुपया होना चाहिए। 700 रुपया होने के साथ साथ तुम इतने सारे जांच लिखो, तुम्हारा रोजी कैसे निकालूंगा? पूरे हॉस्पिटल का खर्चा निकालो। अब हो गया कौन? डॉक्टर लुटेरा हो गया। क्यों? क्योंकि पीछे में तो बिजनेसमैन उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो तो बेचारा उसके यहाँ का नौकर है डॉक्टर लोग लुटेरे हैं। लुटेरे डॉक्टर नहीं हैं, जो कॉर्पोरेट जो बिजनेसमैन का जिधर पैसा लगा है ना वो लोग। डॉक्टर हमारे में कभी भी ऐसा नहीं सिखाया गया था कि किसी मरीज को तुम इतना करके ये लूट दो वो लूट। हाँ होता है एक तालाब में, मतलब तालाब पूरा गंदा नहीं होता है, कुछ मछलियाँ गंदी होती है, वैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी है, हर विभाग में है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को ख़राब करने का कारण भी यही है कि बिजनेसमैन लोगों का पैसा लग रहा है। और उसमें एक पहलू भी है, वो सुविधा दे रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल आपको सुविधा दे रहा है, वहीं आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो आप 4 घंटा लाइन लगाएंगे और आपका एक CBC जाँच होगा 200-250 रुपये का जी। और आप प्राइवेट में जाएंगे, आपके साथ एक जने कोऑर्डिनेटर जाएगा, हाँ सर मैडम ये करते करते आपको चेक करा के निकाल देगा, तो आपको सुविधा मिला, आप सुविधा का पैसा दे रहे हैं।
जैसे बोलते ना कि डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल में गए, इतना बिल बन गया, ये बन गया। आप एक रोड के बगल में खाना खाएं और आप एक बेबीलोन में फेयर में खाना खाएं, दोनों में तो अंतर होगा। खाना तो है ना सेम, वो सुविधा दे रहा है, वो क्वालिटी दे रहा है। और आप रोड के बगल में आपको 5 रुपये मिल जाएगा और आपको बेबीलोन में वही 1000 रुपये का प्लेट मिलेगा। तो वही है, सुविधा के कारण से अब आदमी को जहाँ सुविधा लगता है वहाँ जाना चाहिए। वैसे कोई भी आप एक क्वेश्चन भी नहीं पूछें, फिर भी मैं डॉक्टर के इसमें पक्ष में बोल रहा हूँ कि हमेशा डॉक्टर को लुटेरे हैं, ये लूट खसोट का डिपार्टमेंट है। बड़े बड़े नेता मंत्री लोग भी बोलते हैं डॉक्टर लोग लूटते हैं। लूटते नहीं है भैया, वो आपको इलाज कर रहे हैं। जैसे आप किसी का जांच करवा रहे हैं तो आप ही का तो खून निकाल के जांच किए कि आप पैसा दिए तो मेरा खून निकाल के मैं जांच कर लिया उससे। हाँ, काले कोट से और सफ़ेद कोट से दूर रहना चाहिए। हाँ, दूर रहना चाहिए। वैसे दूर ही रहना चाहिए दोनों से, जी। लेकिन जब ज़रूरत पड़ गया तो जाना चाहिए और प्रॉपर जांच कराना चाहिए। आफ्टर ऑल आप कमा रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए। हेल्थ का जांच 3-3 महीना में कराते रहना चाहिए। अगर आप सक्षम है तो गवर्नमेंट में जाके चाहे प्राइवेट में जाके कम से कम एक कंप्लीट ब्लड काउंट ये सब चीज़ करवा लें, ताकि पता चल जाए कि भैया इन्फेक्शन हो, विटामिन की कमी हो रही है, विटामिन D3, विटामिन B12, ये सब चीज़ को जांच करवा लेना चाहिए। डाइट में क्या चीज शामिल करें हम? ये विटामिन की जो कमी आप बता रहे हैं, B12 की कमी बता रहे हैं, तो डाइट में हमारे क्या क्या हमको शामिल करना चाहिए जिससे? विटामिन D3 का स्रोत तो यही है सूर्य, और उसके साथ साथ बहुत सारे फल्स हैं, मूंगफली है, ऐसा है। विटामिन B12 का कोई भी तो प्लांट सोर्स नहीं है। विटामिन B12 तो आपको मांस से ही मिलेगा। मांस इन द सेंस अंडा, मछली, मुर्गा, ये सब चीज़ से मिलेगा। प्लांट से तो नहीं मिलता विटामिन B12। तो अगर आप मांसाहारी नहीं है तो आपको ये लेना पड़ेगा, उसका कुछ भी सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा, दवाइयाँ खा लो। विटामिन D3 का एक टेबलेट आता है, हफ्ते में एक टेबलेट खा लो, 60K का जो आता है उसको। जी। विटामिन B12 का भी है वैसी, एक टेबलेट खा लो, आपको 1500 माइक्रोग्राम का वो मिल जाएगा पावर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत से विभिन्न विषयों पे आपसे चर्चा हुई और बहुत डीपली आपने सभी सब्जेक्ट्स को बताया। केवल एक विषय पे नहीं, आपने किस तरीके से अपना पूरी ध्यान रखना है और किस तरीके से अपने जो इस प्रोफेशन में भी सेवा का भाव रखना है, जो भाव होते हैं हमेशा शुद्ध रखने हैं, वो भी आज हमने विनय वर्मा जी से जाना। फिर होगी मुलाकात सेहतनामा में किसी डॉक्टर के साथ में और जानेंगे किसी अन्य विषय के बारे में। तब तक बने रहिए उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।